नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। आज हम चर्चा करेंगे फरीदाबाद लोकसभा की। फरीदाबाद लोकसभा में मुकाबला दो गुर्जर नेताओं के बीच होने पर दिलचस्प हो गया है। हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे वरिष्ठ पत्रकार राजू सजवान, जिनका फरीदाबाद व दिल्ली एनसीआर में काम करने का लंबा अनुभव है। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी तहलका में। धन्यवाद बहुत बहुत। तो फरीदाबाद में फिर पुराने प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं, कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप। तो मुकाबला कितना रोचक हो गया है। रोचक की जहां तक बात है तो ये एक तरह के चिर प्रतिद्वंदी, हम लोग हिंदी पत्रकार के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, चिर प्रतिद्वंदी हैं। यानी कि ये 3 मुकाबले पहले लड़ चुके हैं। 3 मुकाबले में 3 विधानसभा क्षेत्र, जो यहाँ का मेवला महाराजपुर एक बड़ा क्षेत्र था, उसमें इन लोगों के बीच में विधायक के विधानसभा के लिए 3 बार मुकाबला हो चुका है। 2 बार कृष्णपाल गुर्जर जीते हैं और तीसरी बार महेंद्र प्रताप सिंह ने इनको हराया था, कृष्णपाल गुर्जर। तो इस तरह से ये एक रोचक मुकाबला अगर इस तरह से देखा जाए तो है। और यहाँ क्योंकि लोकसभा क्षेत्र में तो काफी बड़ा क्षेत्र हो जाता है, तो यहाँ मुकाबला महेंद्र प्रताप वर्सेस कृष्णपाल गुर्जर तो है ही, लेकिन कांग्रेस वर्सेस भाजपा का भी हो गया है। तो इस हिसाब से जब अगर हम पहले 5, 7, 10 दिन तक पहले देख रहे थे यहाँ पर, तो तब तक कांग्रेस ने अपनी सीट का अनाउंसमेंट नहीं किया था। तो तब तक तो ऐसा लग रहा था कि एक तरफा मुकाबला है और कृष्णपाल गुर्जर फिर से एक बार बड़े मार्जिन के साथ जीतने वाले हैं। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने महेंद्र प्रताप सिंह को यहाँ के लिए उम्मीदवार घोषित किया, उसके बाद धीरे धीरे लेकिन इस समय इतनी ऐसी स्थिति पर पहुंच गया है कि ये मुकाबला बिल्कुल कांटे का हो चुका है। कांटे का मतलब हार जीत अब ऐसी हो गई है कि जो हालात 10 दिन पहले तक दिख रहे थे, वो हालात बदल चुके हैं। जी, जैसा कि हमने सर्वे करा था, उस सर्वे के आधार पे भी ऐसी बातें निकल के आई कि महेंद्र प्रताप यानी कि कांग्रेस फरीदाबाद में बहुत बड़ी लड़ाई में शामिल हो गई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों शहरों को बड़ा अर्बन डोमिनेटेड माना जाता है। गुड़गांव, फरीदाबाद अर्बन डोमिनेटेड इलाकों में माना जाता है कि भाजपा का वोट बैंक अच्छा है। तो क्या कारण आपको लग रहा है कि फरीदाबाद में जो कांग्रेस मुख्य रूप से लड़ाई में शामिल हो गई है? खासतौर से मैं कहना चाहूंगा क्योंकि जाट वोटर बहुत ज्यादा है यहाँ पे। आपके इस सीट पे नंबर 1 पे सबसे ज्यादा संख्या में जाट वोटर ही है। जाट उम्मीदवार की उम्मीद कांग्रेस से करी जा रही थी, लेकिन अचानक में करण दलाल का टिकट कटना, महेंद्र प्रताप का आना एक अच्छी रणनीति है आपकी नजर में, या ये महज इसलिए करा गया जो गुटबाजी कांग्रेस की है उस वजह से ऐसा हुआ है? नहीं, रणनीति की जहां तक बात है, ये तो अभी कुछ दिनों में क्लियर होगा। लेकिन ये बहुत साफ है कि जाट जो पूरे हरियाणा का, फरीदाबाद का नहीं पूरे हरियाणा का, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी जाटों की अगर बात की जाए, तो वो भाजपा से नाराज। और भाजपा अगर अगर करण दलाल वहां से इलेक्शन लड़ते, तो शायद जाट वोट एक तरफा करण दलाल के प्रति गिरता। लेकिन यहाँ स्थिति ये भी है कि केवल जाट की ही नहीं बात की जाएगी, अगर शहरी मतदाताओं की भी बात की जाए, तो शहरी मतदाताओं में महेंद्र प्रताप सिंह पहले से सक्रिय रहे हैं और एक अच्छी पकड़ रखते हैं। तो ऐसे स्थिति में जाट जो है, और अंतिम दिनों में करण दलाल ने शायद इस बात को समझ लिया कि उनके लिए बड़ी प्रमुखता कांग्रेस से लड़ने की बजाय भाजपा से लड़ाई उनके लिए बड़ा मुद्दा है। ये समझते हुए, जहां तक मुझे समझ में आता है, कि उन्होंने अपने अपने जो समर्थकों को कहा है कि आप कांग्रेस के साथ लगिए। अब ये ग्राउंड पर कितना हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जाट के अंदर जो नाराजगी भाजपा के प्रति है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। हो सकता है महेंद्र प्रताप को ना भी देना चाहें, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ झुक सकता है, जहां तक मेरी समझ के। आपका मतलब ये है कि जो 10% वोटर बैठता है टोटल जाट, 8 से 10% बैठता है, वो हो सकता है कि महेंद्र प्रताप की तरफ झुक जाए। तो ऐसा होता है तो वाकई में समीकरण बदलेंगे, क्योंकि गुर्जर कैंडिडेट होने की वजह से करीब 4.25 लाख के करीब गुर्जर मतदाता बताया जाता है फरीदाबाद लोकसभा में।
तो 4.25 लाख जाहिर सी बात है कि महेंद्र प्रताप और गुर्जर के बीच अब बटेगा। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो एक रिकॉर्ड मार्जिन से जीते थे गुर्जर। 6 लाख से ऊपर वोट उन्हें मिले थे और इंडिया के अंदर 3rd या 4th नंबर की उनकी लीड थी। तो इतने मार्जिन को पाट पाना किस तरीके से आपको लग रहा है कि महेंद्र प्रताप के पक्ष में हो सकता है? क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा है। अगर 1-2 लाख का होता तो मैं मान लेता कि चलो जाट वर्सेस ये होके हो जाएगा। तो ये आपकी क्या कैलकुलेशन कहती है कि किस तरीके से महेंद्र के फेवर में जा सकती है? जहां तक मैंने ग्राउंड पर देखा है और कुछ मेरा अनुभव ये कहता है कि किशनपाल गुर्जर या उससे पहले रामचंद्र बैनर दोनों ही अब तक जो दो सांसद बने हैं भाजपा के उससे, वो भाजपा इनका वोटर होने की बजाय वो भाजपा का वोटर है। वो पहले वो अटल जी के नाम पर वोट दे रहा था, उसके बाद उन्होंने मोदी जी के नाम पर वोट दिया है। तो यहाँ किशनपाल का जो वो है गैप है, वो किशनपाल का गैप नहीं था, वो मोदी वर्सेस अदर्स के गैप था। वहां पे कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत कमजोर थी। पिछले 2-3 इलेक्शन में देखें तो कांग्रेस बहुत कमजोर थी। अब राष्ट्रीय परिदृश्य के हिसाब से देखें तो शायद जहां तक अब तक खबरें आ रही हैं और भी चीजें समझ में आ रही हैं, उसमें कांग्रेस मजबूत हुई है। और कांग्रेस अगर उसका वोटर देखा जाए जो यहाँ शहरी वोटर है, शहरी वोटर अगर डाइवर्ट होता है, मतलब जो लग रहा है कि कांग्रेस को वो लोग फिर से समझने लगे हैं कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में एक जो कमी है उसको ये लोग महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में ये मार्जिन इस हिसाब से कम हो सकता है। बहुत ज्यादा कितना होगा ये तो आने वाला 4 जून के बाद ही समझ में आएगा, लेकिन ये लग रहा है कि ये मार्जिन कम होगा। यहाँ अब लड़ाई शायद किशनपाल वर्सेस महेंद्र प्रताप की होगी, तो वहां पर कहीं ना कहीं किशनपाल जी को नुकसान हो सकता है। बट मोदी जी का वर्चस्व अपनी जगह पर है, कांग्रेस का अपनी जगह पर है। जो उनका जो कोर वोटर था, अगर वो उसके बीच में आपस में कोई सामंजस्य बैठ, उसके बीच में कहीं आपस में दुश्मनी होती है, तो शायद इसका बेनिफिट कांग्रेस को मिल सकता है। मतलब आपका कहना है कि महेंद्र प्रताप एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं, तो उस वजह से, और जाति के समीकरण बन रहे हैं, तो इस वजह से मुख्य लड़ाई में वो शामिल हैं। नहीं, जहां वो ही मैं कह रहा हूं कि जातीय समीकरण जो पिछले 2 इलेक्शन में शायद नहीं दिखा था। पिछले, अब आप जाट मतदाता की बात करें तो जहां तक मेरी समझ कहती है कि पूरे हरियाणा में भी जाट ने भाजपा को सपोर्ट जो किया, वो कहीं ना कहीं बड़े परिदृश्य में देखा। जातीय समीकरण से वो लोग ऊपर उठ गए। लेकिन पिछले जो 5-7-10 साल में राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरह से जो उनकी नीतियां रही हैं, उसमें किसानों को खासकर नुकसान हुआ है। मैं पिछले 2-3 सालों से जिस समूह के साथ जुड़ा हुआ हूँ, वहां हम लोग लगातार किसानों के मुद्दे पे वो करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये समझ में जरूर आ रहा है कि किसान उससे बहुत नाराज है। और किसान अगर नाराज है तो वो जाट, हरियाणा का जाट और पंजाब का, मैं पिछले दिनों पटियाला और अम्बाला की साइड से रिपोर्ट कर रहा था, तो वहां के ये लोग जो जाट हैं, ये नाराज है, पूरी तरह से नाराज। तो ऐसे में अगर वो जाट, अगर मैसेज पूरा जाता है कि भाई नहीं ये किसान विरोधी हैं, कहीं ना कहीं जाट आरक्षण को लेके भी जाटों को महसूस हुआ कि नहीं उनके साथ ज्यादती हुई है, तो ऐसे में जाट जो है भाजपा के विरोध में खड़ा हो गया। अब जो राष्ट्रीय परिदृश्य था वो कहीं कहीं हरियाणा में कमजोर नजर आता है दूसरे राज्यों के मुकाबले। बड़ा दिलचस्प है, और महेंद्र प्रताप बड़े कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं। कल मैं उनका बयान देख रहा था, वो कह रहे थे कि मैं 72 साल का जरूर हूं, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर रेस करके देख ले मेरे साथ जो है, तो मैं बता दूंगा कि मैं कितना जवान हूं। तो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं वो भी कि इस चुनाव को लेके। दूसरा एक और बड़ा दिलचस्प पहलू इस फरीदाबाद लोकसभा में देखने को मिल रहा है कि कृष्णपाल के ऊपर करप्शन का आरोप लगाते हुए उसे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है कांग्रेस ने। करप्शन पाल का नाम दे दिया है कृष्णपाल गुर्जर को, जो कि एनआईटी के विधायक हैं आपके, जो नीरज शर्मा, वो काफी जाने माने इस तरह के शब्दों का मायाजाल फेंकने के लिए। तो उन्होंने ये नाम दिया, और उसके बाद महेंद्र प्रताप या कांग्रेस के जितने भी लीडर कंपेनिंग कर रहे हैं, सब उन्हें इसी नाम से संबोधित कर रहे हैं।
कहीं कृष्ण पाल इसको अभी काउंटर करते नहीं दिख रहे हैं, वो सिर्फ मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो क्या उन्हें काउंटर करना चाहिए, या ये एक जनरल ओपिनियन बन रहा है पब्लिक के बीच में कि वाकई में इसमें कुछ सच्चाई है? क्योंकि 20-25 करोड़ की संपत्ति उनकी बड़ी है पिछले चुनाव के मुकाबले, और एक बिल्डर ग्रुप, उनका बहुत बड़ा बिल्डर ग्रुप होना और हिस्सा पत्ती सारी चीजों में होना, इस पे भी लगातार आरोप लगा रही है कांग्रेस। तो ये क्या आपको लगता है चुनाव में कोई नुकसान होगा इस चीज से अगर काउंटर नहीं करते हैं तो? देखिए, इसको लेके मैं जितने भी फरीदाबाद के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, तो ये तो है कि अभी तक क्या हो रहा था, पिछले 4-5 दिन पहले तक, 5-7 दिन पहले तक वो केवल भाजपा का ही मैसेजेस आ रहे थे और भाजपा के ही समर्थन में सब कुछ माहौल देखा जा रहा था। करप्शन पाल भी मैंने व्हाट्सएप पे ही पहली बार सुना, उसके बाद मैंने यहाँ के लोगों से बात की तो पता चला कि हाँ, ये एक मुद्दा है, करप्शन पाल इस तरह की बात है। और ये तो जरूर है कि राजनीति कोई समाज सेवा का तो काम रह नहीं गई है। तो राजनीति में इस तरह की चीजें, संपत्ति जो शपथ पत्र में दिखाया जाता है वो तो कुछ भी नहीं है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो संपत्ति तो कुछ भी नहीं है, जो अगर उन्होंने दिखा भी दी तो। हालांकि इस तरह का कोई आरोप, बड़ा आरोप पिछले कुछ समय में मुझे तो नहीं सुनने को मिला, लेकिन ये जरूर है कि पिछले 5-10 साल में जो भी बैठा हुआ है कोई सांसद है, तो आप आसानी से बहुत सारी चीजें खोज कर उस पर इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगा सकते हैं। ये मुद्दा अगर जमीन पर आता है तो ये जरूर कारगर साबित हो सकता है, और ये अपनी पेट बढ़ा सकता है शहरी मतदाताओं में, खासकर शहर का जो लोअर मिडिल क्लास है और जो लोअर क्लास है, वहां ये मुद्दा बन सकता है। क्योंकि जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास तो शहर का जितना भी अपर मिडिल क्लास है, उसको कृष्णपाल जी से कोई लेना देना नहीं है, वो कृष्णपाल जी को जानते भी नहीं होंगे, उनका मोदी ही सब कुछ है। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है, वो वहां पर एक ग्राउंड पर पकड़ होनी बहुत जरूरी होती है स्थानीय। तो यही पिछले दिनों अभी मेरे जानकार हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उनको पता है कि मैं किसी को ऐसे ओपनली सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी को बताता हूँ कि भी आप ऐसा कीजिए, लेकिन वो खुद मतलब ये अपने आप ही बोलने लगे कि नहीं, इस बार जो है मोदी को नहीं देना है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों भाई? तो कह रहे नहीं, हमारे यहाँ के मोहल्ले के लोग बोल रहे हैं कि इस बार हाथ को देना है। तो मैंने कोई खास वजह है? तो कह रहे नहीं, खास वजह नहीं, पर लेकिन अब जो है सब लोग बोल रहे हैं तो हम लोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो ग्राउंड पर जो चर्चाएं चल रही हैं, उसने अपनी जगह बनाई है, जबकि ऐसा अक्सर भाजपा के पक्ष में होता है कि ग्राउंड पर जो चर्चा बन गई। देखिए, बातों में ये एक बहुत बड़ा फैक्ट निकल के आया है कि लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहा है महेंद्र प्रताप के साथ। तो ये बात तो जग जाहिर है कि ये जो तबका आपने बताया है, वोट परसेंटेज इन्हीं का ही होता है। मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोग जो हैं वो वोट के लिए बहुत कम निकलते हैं, यानी कि इतना मार्जिन इनके वोट कास्ट में होता है कि कहीं भी निर्णायक हो सकता है लोअर मिडिल क्लास का वोट जो है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है जो महेंद्र प्रताप के फेवर में जाती है। एक और दिलचस्प चीजें आ रही हैं कि जो गुटबाजी है उसमें दोनों दोनों साइड हैं। कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ पूर्व विधायक भाजपा के टेकचंद शर्मा, सुभाष चौधरी, इन्होंने खुल के पंचायतें करी, विरोध करा, उन्होंने भी करप्शन के आरोप लगाए और बहुत बड़े करप्शन के आरोप लगाए। उतना कहा भी नहीं जा सकता जितना वो लोग बोले हैं, मामा पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर महेंद्र प्रताप के खेमे में भी अभी करण दलाल खुल के उनके साथ नहीं चले हैं जिस तरीके से चलना चाहिए। ललित नागर भी अभी तक एक्टिव नहीं दिख रहे हैं वहां पे। तो आप, क्योंकि दोनों साइड से हैं, मेरा सवाल ये है कि किसको ज्यादा नुकसान होगा गुटबाजी का? गुटबाजी का मुझे लगता है कि नुकसान तो दोनों ही पक्षों को होगा, लेकिन एक चीज मतलब जो मैंने कल अपने स्तर पर भी पता करने की कोशिश की कि संघ अभी तक कुछ उस पे नहीं आया, मोड में नहीं आया है, जहां तक पता नहीं, अब हो सकता है कि ऐसा हो कि अभी वो अपने स्तर पर काम कर रहा हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि संघ जो है अभी तक मोड पर नहीं आया। तो जो अगर संघ यहाँ सक्रिय नहीं होता है, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि कृष्णपाल जी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर ये गुटबाजी का ही कोई रूप है,
कोई हो सकता है कि संघ ने किसी और के नाम की बात की हो, या संघ पर किसी और नेता की पकड़ हो। एक बड़ा नुकसान जो अगर कृष्णपाल जी को होगा तो विपुल गोयल की तरफ से होगा। तो विपुल गोयल उन्होंने कितना इसको एक कितना डेंट करने का काम किया है, ये बड़ा वो देखने को मिलेगा। लेकिन अब मेन बात ये है कि अगर कांग्रेस की गुटबाजी की बात करें तो कांग्रेस के पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं। तो उसके गुट की जहां तक बात है, तो पिछले कुछ समय में अगर तो भारत यात्रा जो थी राहुल गांधी के टाइम की, उस समय की बात को थोड़ी देर के लिए अगर वो ड्रॉप कर दें तो हम कांग्रेस का कहीं पे कार्यकर्ता दिख ही नहीं रहा था। कांग्रेस कहीं पे भी नहीं थी। तो अब किसी का गुट भी अगर मान लिया किसी एक गुट भी होगा तो वो गुट कितना काम कर रहा होगा मुझे नहीं समझ में आता। तो यहाँ वर्सेस अगर संघ, ये बात दोबारा कह रहा हूँ कि अगर संघ इसमें नाराजगी है अगर कृष्णपाल जी के प्रति, तो ये जाहिर तौर पर नुकसान कर सकता है। एक और बात इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, कल मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली। यहाँ एक्चुअली एक बड़ा 2-3 विधानसभा क्षेत्रों को इफेक्ट करता है पंजाबी मतदाता। आपने भी यहाँ पे लंबे समय तक काम किया। पंजाबी मतदाता, वो शहरी मतदाता भी कह लीजिए, पंजाबी मतदाता। तो मुझे कल बातों बातों में पता चला कि वो भी नाराज है। हालांकि पता नहीं कितना इस बात में वो है, लेकिन मतलब उनकी बात में थोड़ा दम इसलिए हो सकता है कि उनका कहना है कि अनिल विज जी को जिस तरह से वो किया गया, तो उसके बाद और यहाँ राजकुमार बोरा को जिला प्रधान बना दिया गया, लेकिन उनके साथ भी कुछ ऐसी वो हुई है जिसकी वजह से पंजाबी मतदाता नाराज। अगर वो पंजाबी मतदाता भी नाराज है तो भाजपा के लिए अगर जातीय समीकरण इसी तरीके से बैठता है, भाजपा आने वाले समय में 2-3 5-7 दिन जो भी रह गए हैं उसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बड़ा नहीं कर पाती है, तो ये नुकसान कर सकता है। ये अच्छा याद दिलाया आपने। वोरा का मामला बड़ा एक इशू बन गया है क्योंकि वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ। एक तरीके से स्टेज पे सीएम के सामने उनकी बेइज्जती होना एक बहुत बड़ा इशू है, और जाहिर सी बात है कम्युनिटी ने इसको कहीं ना कहीं लिया होगा अपने से। दो चीजें अगर हैं वाकई में, जैसे आप बता रहे हैं, एक पंजाबी वोटर अगर नाराज है तो पंजाबी वोटर भी 2.5 लाख के आसपास है वहां पर, और दूसरा जो है मुस्लिम वोटर भी 2.5 लाख के आसपास है। ये टोटल संख्या भी 10-12% बैठ जाती है वोटर की। तो ये भी एक पॉजिटिव चीजें हैं महेंद्र प्रताप के लिए, अगर इस तरह का कुछ चेंज हो रहा है तो। लेकिन नहीं, मैं जानना चाहूंगा इसमें, अगर मान लीजिए है तो ब्राह्मण वोटर जो है, जो वो भी 2.5 लाख की संख्या में है करीब, उसका नजरिया क्या है? देखिए, जहां तक मुस्लिम उसकी बात है तो मुस्लिम तो भाजपा से नाराज की जग जाहिर है, उसको तो लेके कोई वो नहीं है। मुस्लिम के साथ होता ये था, हाँ, मुस्लिम के साथ होता ये था कि मुस्लिम बट जाते थे जिसका भाजपा फायदा उठाती थी, और भाजपा कभी कभी तो ऐसे लोगों को खड़ा कर देती है, मुस्लिमों में से ही ऐसे लोगों को खड़ा कर देती है ताकि और बढ़ जाए। लेकिन यहाँ अभी तक जो स्थिति बन रही है, शायद अब मुसलमान को, पूरे देश के मुसलमान को ये लगने लगा है कि मुकाबला कांग्रेस वर्सेस भाजपा होता जा रहा है। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो ऐसे में मुसलमान के पास इसको महेंद्र प्रताप जी को वोट देने के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं। तो अगर थोड़ा बहुत चिटका भी तो इधर उधर अगर ये इनेलो में या इस साइड जा सकता है, जिनके अपने एक पुराना एक संपर्क है, इनेलो के संपर्क, पुराने संपर्क हैं कुछ मुस्लिम नेताओं से, जो कि इनेलो के प्रति ध्यान रख सकते हैं। लेकिन जिस दिन मैं पिछले कुछ समय पहले जब मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में मैं लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे। दिल्ली में जब मुसलमान को ये यकीन हो गया, मुस्लिम समुदाय को ये यकीन हो गया कि आम आदमी पार्टी ही मुकाबला कर रही है, तो पूरा का पूरा वोट जो है उधर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ भी ऐसा होने की पूरी संभावना है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पंजाबी वोट पूरा नाराज है, लेकिन मतलब अगर थोड़ा बहुत भी अगर वो डाइवर्ट होता है, थोड़ा बहुत भी उसको, और फिर महेंद्र प्रताप जी का अपने एक संपर्क भी है इस इलाके में, तो ऐसे में पंजाबी मतदाता अगर थोड़ा बहुत अपना दिमाग को डाइवर्ट करता है तो वो कृष्णपाल जी के लिए नुकसान कर सकता है। अच्छा, ये सारी चीजें हैं जो महेंद्र प्रताप के फेवर में जा रही है, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फरीदाबाद सिटी कॉस्मोपॉलिटन की पहचान रखता है आबादी में, और ये आबादी अलग अलग शहरों की, अलग अलग प्रांतों की है। हमेशा से अर्बन में बहुत लंबा मार्जिन कृष्णपाल गुर्जर लेते रहे हैं।
इवन जब अवतार सिंह भड़ाना के साथ भी चुनाव लड़े तो भी शहरी क्षेत्र में बीजेपी रहती थी, लेकिन वो हार गए 2 बार। तो ऐसे में ये जो शहरी मतदाता है वो भी आबादी के हिसाब से 6-7 लाख की संख्या बैठती है। तो आपको लगता है वो मोदी के नाम पे अभी वोट करेगा या भाजपा के नाम पे, या जैसे आपने बताया अपर मिडिल क्लास नहीं ध्यान रखता है करप्शन के मुद्दों का या चीजों को लेके, तो ये चीज क्या वाकई में दिलचस्प बनाएगी, मुकाबले को और कड़ा बनाएगी? देखिए, अभी तक की बातचीत में, हम 20-25 मिनट की बातचीत में हम एक 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 पहलू को भूल रहे हैं, वो है स्लम। जी। तो स्लम जो है वो हाथी पर वोट देता था, बसपा को वोट देता है, ठीक है, लेकिन वो कोर वोटर कांग्रेस का था। कांग्रेस ने वहां उसकी छोटी छोटी इकाइयां थी स्लम में। भाजपा की पकड़ आज तक स्लम में नहीं बन पाई। तो जो स्लम है, अगर बसपा भी इस बार बहुत मजबूती से यहाँ पर नहीं है, पिछले कुछ समय में भी बसपा ने 2-3 जो भी इलेक्शन हुए हैं उनमें बसपा का कोई ना कोई ऐसा रहा कि वो स्लम को एक तरफ कर लेता था, कुछ ना कुछ वो 40-50 या कुछ ना कुछ ले जाता था। लेकिन इस बिल्कुल। बार ऐसा कुछ, जो मैंने अपने स्तर पे पता किया, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो यदि स्लम अगर कांग्रेस को सपोर्ट करता है तो जो शहरी मतदाता भी एक हिस्से से बढ़ जाएगा। तो जो शेड्यूल कास्ट और जो भी दलित वर्ग है, अगर वो उन पर पहले से महेंद्र प्रताप जी की पकड़ है, तो ऐसे में एक शहरी वोटर कहीं ना कहीं ये हो जाएगा। जो मैं कह रहा हूं कि लोअर मिडिल और मिडिल जो है वो, तो अभी भी मुझे लगता है कि किशन पाल जी की बड़ी ताकत है, और किशन पाल जी के सेक्टर्स में और इनमें पूरे पकड़ है। वो पहले से भी सक्रिय भी रहे हैं, संघ ने भी अपनी पकड़ बनाई हुई है। ऐसे में मुझे लगता है कि वो तो एक तरफ ही रहेगा, कृष्णपाल जी की बड़ी ताकत है, और कृष्णपाल जी को उसी पर ही फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस के लिए नुकसान कर सकता है। लेकिन स्लम वोटर अगर भाजपा नहीं वो कर पाई, दोबारा से नहीं उसको बेनिफिट कर पाई, तो ये महेंद्र प्रताप जी उसका बेनिफिट कर सकते हैं। जिस इलाके की मैंने अभी आपका एक जानकार का जिक्र किया था, वो भी एक स्लम एरिया में रहते हैं। तो वो असलम में अगर ये मैसेज जा रहा है कि नहीं फिर से कांग्रेस, तो ये कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान कर सकता है। जी। तो एक मैं ये जानना चाह रहा था कि जब यहाँ पे जाट मतदाता इतनी संख्या में है, नंबर 1 पोजीशन में है और निर्णायक है, अगर मान लीजिए कोई खड़ा था, तो रामचंद्र बेंदा के बाद क्या कोई जाट लीडर नहीं मिला, या गुर्जर वर्सेस गुर्जर करने में ही इन्हें समझदारी लग रही है सभी पार्टियों नहीं, उसमें भाजपा, जो मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय में 10-15 साल में एक्चुअली वो भाजपा का, पहले तो आप भी जानते होंगे, लंबे समय तक आप भी हरियाणा में रहे, भाजपा का पहले तो यहाँ कुछ नाम लेवा ही नहीं। को? ये तो जबरदस्ती बंसीलाल जी ने उनको एस्टेब्लिश करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। पहले गिने चुने नेताओं में एक मंगल सैनिक नाम होते थे, रामविलास जी एक नाम होते थे, भाई 2-4 लोग थे जो कि घूम घूम के बातें करते थे और करता था। तो उस समय तक भाजपा कहीं नाम लेवा ही नहीं थी। बंसीलाल जी ने उनको अपने साथ लिया, और बंसीलाल जी के बाद वो धीरे धीरे अपने उस पर आ गई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाजपा इस वर्चस्व को तोड़ना चाहती थी, जो जाटों का, जो बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल भी आधे जाट तो थे ही। तो ये जाटों का जो वर्चस्व है, भाजपा शायद इसको तोड़ना चाहती थी। और भाजपा ने पिछले 10 साल में, आपने भी महसूस किया होगा हरियाणा में, कि भाजपा ने जाटों को कहीं ना कहीं ऊपर रखा, लेकिन जो बड़े उसके जाट नेता थे या बड़े जाट नेताओं को, जैसे वीरेंद्र सिंह को ये लोग लेके आए। चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने आप में बड़ा नाम था, लेकिन जब वो लेके आने के बाद उन्होंने उन्हीं को ही सेंटर में तो ले गए, लेकिन वो ऐसी स्थिति में थे कि वो बेल बजाते थे तो चपरासी भी नहीं आता था। तो ऐसे में मतलब कहीं ना कहीं भाजपा लगातार जाट को उपेक्षा महसूस हो रही। और जब आरक्षण के समय में जिस तरह की जातियां जाटों के साथ हुई, इवन जाट अधिकारियों के साथ हुई, तो ऐसे में जाट नाराजगी, अगर वो हिंदू होने का लोग छोड़ दे, तो जाटों का जो पहले से वो जिस तरह से उसका वर्चस्व रहा है, अगर उसको दोबारा हासिल करना है तो उसको समझ में आ गया है कि उसको भाजपा से अपना पीछा छुड़ाना पड़ेगा। अच्छा, इनेलो और जजपा भी मैदान में है वहां पे, तेवतिया जी को उतारा है इनेलो ने, तो चूंकि वंशज हैं राजा नाहर सिंह के, तो क्या आपको लग रहा है कि जाट वोटर कुछ
उस साइड डाइवर्ट हो सकता है। इनेलो का एक जरूर एक बड़ा वो रहा है यहाँ पर, वो रहा है, और इनेलो ने लंबे समय तक बड़ी, बल्कि मूलचंद शर्मा और ये सब लोग तो इनेलो में ही रहे हैं, इवन कृष्ण पाल जी भी कुछ समय तक जदयू के बहाने इनेलो के उसमें रहे। तो ये इनेलो का ही वोटर है जो जाट था पहले। लेकिन अब अगर उसको लगता है कि भाई भाजपा से मुकाबला करना है और कांग्रेस ही मुकाबला कर रही है, तो वो यहाँ आ सकता है। हाँ, हालांकि उनकी जो छोटी छोटी जो अपने समुदाय हैं उस पर अगर वो फोकस करते हैं, उस हिसाब से करते हैं, तो थोड़ा बहुत डाइवर्ट तो हो सकता है, सुनील जी तिवारी जी की तरफ हो सकता है, और भी कुछ करण दलाल जी की नाराजगी को लेकर भी कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन अगर बड़े एस्पेक्ट पे देखें और पूरे जो हरियाणा में जो मैसेज जा रहा है या जाट समुदाय में जो मैसेज जा रहा है, उसके हिसाब से अगर वो भाजपा का विरोध करना चाहेंगे, तो उनको ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ही यहाँ पर तो कम से कम हरियाणा में तो नुकसान कर सकता है। एक एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि बड़कल विधानसभा में, हालांकि कृष्णपाल गुर्जर ने सारी विधानसभा सीटें जीती थी लोकसभा में, और अगर एनआईटी और पृथला को छोड़ दें तो विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के ही विधायक जीते थे। मेरा सवाल ये है कि बड़कल से मंत्री बनाया है इन्होंने अभी जो है सीमा तिरका को, और आप बताओ पंजाबी कम्युनिटी नाराज है, और पंजाबी कम्युनिटी का सबसे बड़ा वोट बैंक बड़कल में ही है। तो क्या वो बेनिफिट देगा कृष्णपाल गुर्जर को बड़कल विधानसभा में मंत्री बनाना तिरखा को, या नहीं? या बड़कल में महेंद्र प्रताप ने भी काफी काम करा है और शायद वहां से जीते भी हैं एक बार जो है, तो इसको पिछली बार लेकर वहीं से जी। यहाँ पंजाबी की जहां तक बात है, तो ये तो है कि सीमा जी का अपना एक वोट बैंक है और सीमा जी के अपने फॉलोअर्स हैं। तो सीमा त्रिखा के मंत्री बनने के बाद उनकी संख्या बड़ी होगी, उनका उनका एक तरफा रुझान बड़ा होगा भाजपा के प्रति, और पंजाबी तो वैसे भी हमेशा भाजपा का ही वोटर रहा है। तो मैं ये यहाँ बस यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर उसको थोड़ा बहुत भी वो मतलब डेंट कर पाता है भाजपा को, तो वो नुकसान भाजपा का ही है। अगर वो 5% 10% जो भी चला जाता है इसी वजह से, अनिल विज जी की वजह से, या मतलब अगर आप अनिल विज जी को यहाँ पर देखना चाहें तो भाजपा ने शायद सीमा जी को बनाकर इस उसको ट्रेंड को कम करने का काम किया होगा। तो ये सब चीजें मतलब अगर 5-10%, 10%, 15% भी अगर जो भाजपा से लॉस करता है तो वो नुकसान कर सकता है। एक और बात शायद हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि पिछले जो 3 चुनाव हुए हैं वहां पर वो मतदान प्रतिशत कम हुआ है, और मतदान प्रतिशत कम होने का कारण जो मतलब अभी तक जो जितने भी विश्लेषक कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मतदान प्रतिशत कम हुआ, इसको भाजपा का नुकसान। तो यहाँ भी यदि जो शहरी वोटर है अगर वो मतदान करने नहीं निकलता है तो ये भी भाजपा को नुकसान कर सकता जी, बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है ये भी कि शहरी क्षेत्र का मतदान प्रतिशत भी कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा। दूसरा ये पलवल, होडल, हथीन जो कि कांग्रेस के ही डोमिनेटेड रहे हैं किसी समय, अभी तो खैर अलग चीज है। इसमें क्या लगता है आपको कि ये क्या महेंद्र प्रताप के फेवर में या गुर्जर के फेवर में कुछ भागीदारी निभा पाएंगी ये तीनों विधानसभा सीट? है। इनका तो मुझे लगता है कि स्थानीय अगर मेवात से सटा हुआ इलाका है सारा, ये मेरा नजरिया वो था उसको लेके जो है ये। कुछ तो है यहाँ पे, अगर जो मुस्लिम वोट है, एक जो लंबी बेल्ट है, वो तो उसको पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो भाजपा के खिलाफ ही वोट करेगा। तो हाँ, वही जो उस बेल्ट के जो जाट और गुर्जर हैं वो अपना वोट किसको देते हैं, ये महत्वपूर्ण होने जा रहा है, और ये एक बड़ा रोल प्ले करेगा। जी जी। तो राजू जी, आपने काफी लंबे समय तक फरीदाबाद में काम करा है। कुछ नए लीडर्स भी आ गए हैं, कुछ पुराने भी हैं, लेकिन आपके हिसाब से अभी तक ऐसा कोई लीडर जो अपनी छाप छोड़ के गया हो फरीदाबाद की राजनीति में, कौन है वो जो आप कह सकें कि हाँ भाई ये लीडर जो हैं फरीदाबाद के लिए बहुत कुछ कर गए हैं और हमेशा इनका नाम लिया जाता रहेगा?
नहीं, अगर विकास की दृष्टि से देखें तो विकास की दृष्टि से मुझे कोई बड़ा नाम ऐसा दिखता नहीं है कि मतलब विकास के मामले में फरीदाबाद ने कुछ पाया नहीं है, खोया ही है लगातार। नहीं बनाया, बनता चला गया धीरे धीरे जो है। हाँ, अभी अभी कल ही मैं किसी से बात कर रहा था तो वो बता रहे थे कि विकास के मामले में कांग्रेस कह रही है कि हम जो है मेट्रो लेकर आए। ये ये मेट्रो, भाजपा भी कह सकती है कि हम मेट्रो लेकर आए थे। तो मेट्रो एक जरूर हमारे लिए, फरीदाबाद के लोगों के लिए, अगर मैं अपने नजरिए से देखूं, एक नागरिक होने के नाते देखूं, तो हमने ये जरूर वो किया है कि विकास की दृष्टि से हमने कुछ पाया नहीं है। कुछ हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके खोते जा रहे हैं। कल 2-3 दिन पहले की बात है कि फरीदाबाद जो है वायु प्रदूषण के मामले में देश का टॉप बड़ा शहर था। तो ये मैंने यहाँ जब लोकल पत्रकारों के ग्रुप में ये बात डाली कि फरीदाबाद तो किसी एक बड़े पत्रकार का फोन आया कि यार इस समय चुनाव के टाइम पे क्या तू इस तरह के मैसेज डालता रहता है। तो ये ये मतलब ये हमारी एक सोच है कि हमें वायु प्रदूषण का जो जिसने पूरा जीवन आपके पूरे जीने पर असर कर रहा है, वो चुनाव का मुद्दा नहीं है। तो ये इस तरह के मुद्दे जो बेसिक मुद्दे हैं वो यहाँ से दूर हो गए हैं। हम केवल जातीय राजनीति के आसपास घूम रहे हैं या राष्ट्रीय राजनीति के आसपास घूम रहे हैं। लेकिन जो हमारे को इफेक्ट कर रहे हैं, जो हमें तिल तिल मार रहे हैं, वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं जो कि हमारे पूरे शरीर को नुकसान कर रही है। कैंसर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं शहर में पीने को पानी नहीं है। ये सब मुद्दे न तो विधानसभा में ही आते हैं, विधानसभा चुनाव में ही अगर बात कर लो तो विधानसभा चुनाव में भी नहीं आते हैं, और लोकसभा चुनाव में तो जिक्र नहीं हो रहा है इन चीजों का। तो इस विकास की दृष्टि से तो कोई बड़ा नेता मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ, ये जरूर है कि साफ गोई के मामले में मुझे बार बार रामचंद्र बैनर जरूर याद आते हैं कि उनको ये साफ गोई के मामले में बार बार उनसे किसी ने एक सभा में, मैं भी वहां पर था, तो एक सभा में वो कोई उनसे बोल रहे थे कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तो माइक से बोले कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा तेरे लिए। तो ये साफ गोई है। बहुत किस्से ठीक हैं है। हम देश के जो है हाँ, एकदम ऐसे कई से किस्से हैं उनके जो, तो उस मामले में जरूर वो याद आते हैं। लेकिन बाकी किसी ने शहर के लिए कुछ किया हो मुझे आज तक याद नहीं आता। मैं भजन लाल जी के टाइम से लगातार यहाँ इलेक्शन देख रहा हूँ, भजन लाल जी जब रहे थे तब भी कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ। पता नहीं क्या इसकी वजह है, लेकिन ये है कि हमारे लिए शहर के दृष्टि से और जिले की दृष्टि से कोई बड़ी पहचान या बड़ा काम नहीं हुआ। आर्थिक दृष्टि से भी हम लोग कोई बड़ा नहीं पहचान बना पाए। विकास तो दूर की बात है, बहुत बड़ा औद्योगिक शहर था ये। मदर्स यूनिट्स थी यहाँ पे। मदर यूनिट बढ़ने के बजाय चाहे यामा हो, एस्कॉर्ट हो, या बहुत सारी कंपनियां यहाँ से वाइंड अप कर गई। तो ये विकास को छोड़ दीजिए, उसको बना के नहीं रख पाए उस जो डेवलपमेंट वहाँ का था। एक और महत्वपूर्ण बात है कि एक नाम हम भूल गए, अवतार सिंह भड़ाना। लगातार 2 टर्म से कृष्णपाल गुर्जर यहाँ पे एमपी है। उससे पहले 2004-2009 लगातार 2 टर्म अवतार सिंह भड़ाना यहाँ से एमपी रहे। और जाहिर सी बात है कि गुर्जरों में उनकी पैठ है। मतलब मैंने देखा है जम्मू कश्मीर तक उन्हें गुर्जर नेता मानते हैं लोग, और बस ट्रेनों में भर के आते हैं जब कभी जरूरत होती है। तो ये गुर्जर नेता, क्योंकि ये सच्चाई है कि ये भी टिकट की दौड़ में थे जब तक टिकट अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। उसके बाद अभी पता नहीं, सक्रियता दिख नहीं रही है। तो क्या अवतार सिंह भड़ाना अपने पुराने सेम पार्टी में रहते हुए प्रतिद्वंदी महेंद्र प्रताप उन्हें पार्टी के नाते सपोर्ट करेंगे? क्योंकि कांग्रेस से ही टिकट की कोशिश कर रहे थे अवतार भड़ाना। नहीं, उनका तो अब ये मुझे पता भी नहीं है कौन सी पार्टी में। तो कभी कभी शायद बीजेपी में, लास्ट इलेक्शन उन्होंने बीजेपी से लड़ा था। उनका उनके भाई जो है करतार हैं, वो भी कहीं बीजेपी से लड़ रहे हैं। ये भी बड़ा दिलचस्प रहता है उनकी पार्टी का जानकारी रखना कि कब किस पार्टी में है वो और उनके भाई। हाँ, तो मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है कि वो स्थानीय स्तर पर कोई जिले के स्तर पर, लोकसभा क्षेत्र के स्तर पर कुछ कर रहे हैं। कुछ मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा उनके बारे में। कहाँ है ये, अगर कोई खोज के लाता है और उसके बाद यहाँ पे सक्रिय होता है तो शायद वो थोड़ा बहुत असर करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने खुद ही यहाँ की राजनीति से तौबा कर ली है। ठीक है राजू जी, बहुत अच्छी बातचीत आपसे रही। मुझे लगता है कि फरीदाबाद लोकसभा को लेके इतना सारगर्भित चीजें विश्लेषण में निकल पाना संभव नहीं होता जितना आपके अनुभव के आधार पर निकली हैं।
और एक मतलब इसमें सबसे दिलचस्प ये निकल के आया कि फरीदाबाद लोकसभा में जो हम कुछ समय पहले ये मान के चल रहे थे कि फरीदाबाद की सीट ये भाजपा की झोली में जाना तय है, वहां पे हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। मुकाबला बहुत दिलचस्प है, किसी भी करवट उठ बैठ सकता है। जातीय के आधार पे अर्बन वोटर बहुत बड़ी रोल प्ले करेगा वहां पे, जैसे आपने बताया स्लम का वोटर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और नजरिया बदल रहा है, चुनाव में हर पल परिवर्तन होते रहते हैं। ये कितने परिवर्तन होते हैं अभी चुनाव तक देखना होगा, लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि कांग्रेस इस बात को लेकर खुश हो सकती है कि इस सीट पे उनका कैंडिडेट फाइट में ही नहीं बराबरी पर आके खड़ा हो गया है। अब देखना है कि क्या नतीजा निकलता है, और वो भी सामने ऐसे कैंडिडेट के सामने जिसने एक रिकॉर्ड मतों से पिछला चुनाव जीता है और हैट्रिक लगाने की तरफ है। धन्यवाद राजू जी, बहुत बहुत आपका। मिलते हैं फिर विश्लेषण के लिए आगे की किसी सीट पर। धन्यवाद। ठीक। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8920528555 और 7206424061। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।